नमस्कार प्यारे बच्चों, इस धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। इस हफ्ते जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचक टॉपिक है, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। काफ़ी बच्चों को डिफिकल्टी होती है इस टॉपिक में, तो आइए हम इसके कुछ अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमसे बोल रखा है कि एक इंक हमने यूज़ की है, इंक से हमने ये इस टाइप का शेप बनाया, दो सर्कल हो गए है ना, ये इनर सर्कल हो गया, ये आउटर सर्कल हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, मतलब कुल मिला के 3 सर्कल हैं, 2 इनर और एक आउटर, और 2 लाइन सेगमेंट्स। और आपसे बोला जा रहा है कि जो इंक अपन ने यूज की है उसका मास कुछ दे रखा है आपको। बोला जा रहा है द मास ऑफ द इंक यूज टू ड्रॉ द आउटर सर्कल इज 6m, मतलब ये जो आउटर सर्कल है इसका मास हो गया 6m, ठीक है। द टू इनर सर्कल्स एंड 2 लाइन सेगमेंट्स हैव मास m, मतलब इसका मास आपको दे रखा है m, इसका भी दे रखा है आपको m, इसका भी दे रखा है m और इसका भी दे रखा है m, तो मासेस तो सबके दे दिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में मेरे को निकालना क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक, ठीक है। आपको बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो याद करो बच्चों, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए है ना, हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, अगर डिस्क्रीट सिस्टम होता है m1 x1 प्लस m2 x2, x कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m1 y1 प्लस m2 y2, इस टाइप से चलता है फॉर्मूला अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को हम इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं बीच में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं बीच में होगा, इस लाइन सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा और इस लाइन सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में यहां कहीं होगा। और भूलिए मत, हमारे पास एक आउटर सर्कल भी है, ठीक है। तो जो आउटर सर्कल है उसका सेंटर ऑफ मास एकदम ठीक बीच में होगा, ठीक है। अब मुझे यहां पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले अंडरलाइन कर लेता हूं, कुछ मेरे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर, आउटर सर्कल का, ये जो आउटर सर्कल है इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 0,0, ठीक है, 0,0 दे रखा है। लेफ्ट इनर सर्कल, मतलब ये वाला जो है इसका कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है -a, ये दे रखा है, ठीक है। राइट इनर सर्कल, ये जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, a, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसका कोऑर्डिनेट जो होगा है ना, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0,0, ठीक है। एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 0,-a, ठीक है। तो सबके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता लग गए है ना। ये कोऑर्डिनेट्स किसके, सेंटर के, और जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए अब मुझे इसमें निकालना क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, YCM का। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस टाइप से फॉर्मूला चलेगा मेरा, m1 y1 प्लस m2 y2, इस टाइप से चलते रहेगा मेरा फॉर्मूला, कहाँ तक, m5 y5 तक, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, इस टाइप से चलते रहेगा, कहाँ तक, m5 तक, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटर सर्कल से। आउटर सर्कल का मास कितना था, 6m था। ध्यान रखना मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट लूंगा मैं, ठीक है। जो आउटर सर्कल था उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना था, 0 था, तो 0 लिख दिया, प्लस, ठीक है। अब 2 इनर सर्कल से स्टार्ट करते हैं। ये 2 इनर सर्कल है तो इसका मास कितना हो गया, m, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a हो गया, प्लस इसकी बात करूं तो इसका मास था m, y कोऑर्डिनेट a हो गया। इसकी बात करूं इस लाइन सेगमेंट की जो वर्टिकल है, तो मास कितना हो गया, m, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। इसकी बात अगर मैं करूं तो ये कितना हो गया, m, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -a, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होने वाला है, 6m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m, तो कितना आ जाएगा, 10m आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं YCM निकालूं तो YCM की वैल्यू कितनी बन जाएगी, YCM की वैल्यू बन जाएगी ma अपॉन 10m, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/10, YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/10। तो मेरा जो आंसर होगा a/10, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हमें पोजीशन वेक्टर्स के बारे में, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा गया है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास RCM ऑफ एन असिमेट्रिक यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज शोन, ठीक है। तो इस अगर डायग्राम को मैं देखूं तो डायग्राम को अगर मैं देखूं तो ये हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस, ठीक है।
जो बार है, बार मेरे को इस टाइप की दे रखी है, देखो ये बार है, यहां से चली ऐसे, फिर यहाँ नीचे, फिर ये बार है। सबसे पहले क्या करो, इसकी लेंथ लिख लो। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है बताओ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, ये ओरिजिन हो जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बताओ, 2l हो गई। ठीक है, बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसने दे रखी है l, तो ये वाली पार्ट का जो लेंथ होगा कितना होगा, l होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा इसकी लेंथ कितनी होगी, ये भी l होगी। ठीक है, तो ये बार है मेरे पास s। ठीक है, ये इस टाइप की बार हो गई। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगर आप देखो तो एक ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये जो ऊपर वाली जो बार है इसका सेंटर ऑफ मास ये होने वाला है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ये होने वाला है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये होने वाला है। बताइए क्लियर। अब आप क्या करेंगे, हमें इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सबसे पहले मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया l और ये भी हो गया l, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, l, l। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2l है ना, और ये कितना हो गया, l/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2l, l/2। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 2l, ये पूरा l था, और सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होगा। ठीक है, तो ये l/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l/2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2l + l/2 मतलब 5l/2, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता था, पोजीशन वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता था m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 अपॉन टोटल मास m1 + m2 + m3। यहाँ 3 मासेस है ना, 1 2 3, तो ये लगा लेंगे। ठीक है, अब सवाल ये कि मास कहाँ से लाऊं, मास तो दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो मास तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान दो, ये यूनिफॉर्म बार है। यूनिफॉर्म बार है मतलब ये एक ही मटेरियल की बनी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही मटेरियल होगा, है ना, और इसका एरिया तो नेग्लिजिबल दे रखा है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये जो आपके पास बार है इसकी सिर्फ लेंथ और लेंथ है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मास जो होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। मास क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अगर लेंथ बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी थी, 2l, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मास ले लेता हूँ 2m। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, l थी, तो मैं इसका मास ले लेता हूँ, इसका मास मैं कितना ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ। ठीक है, इसका मास हो गया 2m, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी थी, l थी, तो इसका मास कितना हो गया, m। ठीक है, तो मास भी आ गया। चलो अब इसमें फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो RCM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2m li कैप प्लस lj कैप प्लस मास m था। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स 2l, l/2 थे, तो यहाँ लिखेंगे 2l i कैप प्लस l/2 j कैप प्लस इसका मास था m, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 5l/2 i कैप। ठीक है, और टोटल मास कितना होने वाला है, टोटल मास हो जाएगा 4m। m और m कैंसिल हो जाएगा। RCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l i कैप प्लस 2l j कैप प्लस 2l i कैप प्लस l/2 j कैप प्लस 5l/2 i कैप। नीचे कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए आगे कैलकुलेट करें, तो RCM कितना हो गया, i कैप 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 13l अपॉन नीचे आ जाएगा 8 i कैप प्लस, अगर मैं देखूं ये 2l है और ये l/2 तो 5l/2 बन जाएगा, और नीचे 8 है तो 5l/8 इंटू j कैप। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा 13l/8 i कैप प्लस 5l/8 j कैप। 13l/8 i कैप को इन्होंने x कैप ले रखा है, प्लस 5l/8 y कैप। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन तो गलत हैं, यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं ट्रंकेटेड क्वेश्चंस। इसमें हम क्या करते हैं, एक पोर्शन को हटा देते हैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से, और आपसे रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास पूछते हैं। काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सर्कुलर प्लेट दे रखी है, एक सर्कुलर प्लेट दे रखी थी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, हैज डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा था इस टाइप की एक सर्कुलर प्लेट थी, ऐसे ये एक सर्कुलर प्लेट थी। ठीक है,
इसका डायमीटर मेरे को दे रखा है 56। इसमें से हमने एक ये वाला पोर्शन हटा दिया, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर as shown in the figure. Then find out the position of the center of mass of the remaining portion. चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों कैसे करते हैं, सबसे पहले आप बना लो कि पहले शुरुआत में ऑब्जेक्ट क्या था। शुरुआत में ऑब्जेक्ट था इस टाइप का। एक काम करते हैं, इसका मास ले लेते हैं m1, ठीक है। इसका रेडियस कितना था, देखो डायमीटर था 56, तो रेडियस कितना होगा 28, ठीक है। तो ये पहले आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट था, इस टाइप का सॉलिड ऑब्जेक्ट था। इसका सेंटर ऑफ मास ठीक एकदम बीच में होगा। इसको ले लेते हैं ओरिजिन, ठीक है। और ये एक्सेस ले लेते हैं एक्स एक्सेस, और ये क्या ले लेते हैं बताइए वाई एक्सेस। ये वाई एक्सेस हो गई, ठीक है। इसको ओरिजिन ले लिया, ठीक है। रेडियस मेरा 28 सेंटीमीटर था इस ऑब्जेक्ट का। इसका सेंटर मास एकदम बीच में होगा, उसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है। चलो अब इसमें क्या किया हमने, इसमें से ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया, ये वाला पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन अगर आप देखो तो ये वाले पोर्शन का रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को अगर हम बनाए, इस एक्सेस को आगे एक्सटेंड करें, ठीक है, इस वाले पोर्शन को अगर बनाए तो ऐसा ही बनने वाला है। इस टाइप से कुछ बनने वाला है, ठीक है। यहां पे था, मैंने उसको नीचे बना लिया, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा ये, ठीक है। इस पोर्शन को मैंने रिमूव कर लिया था, ठीक है। अब आप ढंग से देखिए, बताइए ये सेंटर था कौन से, ओरिजिनल सर्कल का, और ये सेंटर होगा कौन से सर्कल का, जिस सर्कल को हमने रिमूव किया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा, यहां से यहां तक का रेडियस बताइए कितना होगा 28 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा वो कितना होने वाला है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 7 होगी कि नहीं। तो देखिए इसको मैंने ओरिजिन ले रखा था इस पॉइंट को, तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 7,0। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 7,0 आएंगे, ठीक है। इसका मास आप ले लीजिए m2। हमने बेसिकली इसमें से इसको हटा दिया, हटा दिया मतलब क्या किया, माइनस किया है। अब इसका मास निकालते हैं, ठीक है। मास कैसे निकालेंगे, कैसा ऑब्जेक्ट है ये चपटा ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है। तो 2D ऑब्जेक्ट में अपन एरिया की बात करते हैं, तो एरिया के लिए अपन डिफाइन करते हैं क्वांटिटी सिग्मा। सिग्मा होता था मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो मास ऐसे निकालेंगे, तो इसका जो मास होगा m1 वो कितना हो जाएगा सिग्मा, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 28 का स्क्वायर। इसका मास अगर आप निकालोगे तो इसका मास होगा सिग्मा इंटू पाई 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा m1x1 प्लस m2x2, इस टाइप से फॉर्मूला होता था मेरा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हो तो m1x1 माइनस m2x2 आ जाता है। जिस पोर्शन को आप रिमूव कर रहे हो वहां माइनस लग जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका मास कितना हो गया था, इसका मास था m1, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना था 0 था, ठीक है। अब किसको रिमूव किया मैंने, इतने मास को रिमूव कर दिया, तो यहां माइनस लगा दिया, माइनस m2, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना था 7 था, अपॉन m1, और कितने को रिमूव किया m2 को, तो यहां माइनस लग जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो 0 बन जाएगा पूरा, ये तो 0 ही बन गया आपके पास, माइनस m2 की वैल्यू बताइए कितना हो गया, सिग्मा पाई इंटू 21 का स्क्वायर, इंटू यहां 7 बन गया, अपॉन सिग्मा पाई 28 का स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई 21 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो XCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XCM की वैल्यू हो जाएगी माइनस, यहां कितना बन जाएगा 7, अपॉन ये 21 के स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इधर आ जाएगा -1, और इधर 28 अपॉन 21 आ जाएगा। 28 अपॉन 21 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 और 3, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 16। तो XCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, ये बन गया 7, 9 ऊपर चले जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, 7 7 कैंसिल। तो XCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है कि ओरिजिन के पीछे शिफ्ट हो गया है, ओरिजिन के पीछे शिफ्ट हो गया है। तो जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, पूरे सिस्टम का, जैसे ये था,
ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था, उससे पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर आप इसको ओरिजिन ले लोगे 0,0 ले लोगे, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -9,0। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -9,0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है, ये भी एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। अभी तक हम यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स की बात करते थे, अब आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें एक नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है। बोल रखा है कि एक रॉड है, उसकी लेंथ है L, इसकी लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखी है। अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है तो लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी आप देख सकते हैं x के साथ डिपेंड कर रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 7L/2 फ्रॉम A, देन A और A and B आर रिलेटेड एज। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखने में हो सकता है आपको यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट लगे, हो सकता है आपको लग रहा है रॉड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये एक रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी, जिसको म्यू बोल रहे हैं, ये इस टाइप से दे रखी है, A + bx/L, इस टाइप से कुछ दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, कितनी दूरी पे है, 7L/12। तो ये हो गया 7L/12। अगर यूनिफॉर्म होता तो बीच में होता ना, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसलिए सेंटर से थोड़ा इस साइड है, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए है ना, हमें पढ़ाया गया है फॉर्मूला, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, XCM का फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन XDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। हम बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, छोटी सी dx, और इसको मैंने ओरिजिन बोला है, ओरिजिन से ये एलिमेंट कितनी दूरी पे होगा, x दूरी पे होगा। इसका जो मास होगा वो मास कितना होगा, dm हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बहुत छोटी है तो मास भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बेसिकली dm की जरूरत पड़ेगी। तो dm क्या होता है, हमने पढ़ा है मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है m/l। लेकिन अगर मैं मास को बहुत छोटा ले लूं, छोटा सा एलिमेंट ले लूं, तो उस छोटे से एलिमेंट का मास बहुत छोटा होगा और लेंथ भी बहुत छोटी होगी। तो इसको mu को ऐसे भी लिख सकते हैं, dm/dx। dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx को इस साइड लेके आ जाइए, dm की वैल्यू बन जाएगी mu इंटू dx। ठीक है, तो XCM की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इंटीग्रेशन, यहां पे तो x लिखेंगे, dm की वैल्यू क्या बन जाएगी, mu dx। mu कितना था, A + bx अपॉन L इंटू यहां बन जाएगा dx अपॉन इंटीग्रेशन dm। dm की वैल्यू क्या थी, mu dx, और mu कितना था, mu था A + bx अपॉन L इंटू dx। अब बताइए जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहां कहीं भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, तो ये एलिमेंट कहां से कहां तक हो सकता है, हो सकता है ये एलिमेंट यहां पे हो ओरिजिन पे, और बढ़ते 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 कहां तक हो सकता है, रॉड की लेंथ कितनी है, L है, तो L तक हो सकता है। तो आप यहां पे लिमिट्स क्या लगाएंगे, 0 से लेकर L और 0 से लेकर L। ठीक है, अब आपको बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा ax का इंटीग्रेशन, a बाहर आ गया, x का कितना हो जाएगा, x²/2। ठीक है, ये बन जाएगा bx², x² का कितना होता है, x³/3। ठीक है, ये आ गया अपॉन a, dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस x का कितना हो जाएगा, x²/2। अब यहां पे अपने को लिमिट्स भी डालनी है, तो लिमिट्स 0 to L और 0 to L होने वाली है, ये लिमिट्स हो गई थी। ठीक है, ये लिमिट्स हो जाएंगी। अब आप क्या करोगे, लिमिट्स को अगर आप पुट करोगे, तो लिमिट्स को अगर आप पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, a L²/2 प्लस b L³/3L, तो यहाँ कितना आ जाएगा, b L² अपॉन AL प्लस BL/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं फर्दर तो कितना आ जाएगा, देखो L तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा A + b/2। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, A/2 प्लस L कैंसिल हो जाएगा, b/3, और यहाँ आ जाएगा L। ठीक है, अब मैं अगर LCM लूंगा तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 3A + 2B
यहाँ बन जाएगा L, नीचे आ जाएगा 6, और यहाँ मैं अगर एलसीएम लूँगा तो बन जाएगा 2a प्लस बी, और यहाँ 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 3a प्लस 2b इंटू एल अपॉन 3 इंटू 2a प्लस बी, ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन करके इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। अब देखो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, यहाँ पे था, कितनी दूरी पे था, 7l/12। चलो तो अब एक लास्ट काम करना है, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं। बताइए 3a प्लस 2b इंटू एल अपॉन, यहाँ आ गया था 3, 2a प्लस बी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7l/12 के बराबर, तो l और l कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12a प्लस 8b इज इक्वल टू 14a प्लस 7b। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा b की वैल्यू बन जाएगी 2a, तो ये आपका आंसर आ जाएगा b की वैल्यू 2a। तो इस टाइप से अपन ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। b की वैल्यू 2a, तो b की वैल्यू 2a कौन से में आ रही है, तो देखो ये आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2a। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल्स हो गए ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट, तो आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी ए की 0 है और इनिशियल वेलोसिटी बी की 0 है। ठीक है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द इंस्टेंट व्हेन देयर स्पीड्स आर v एंड 2v, देन द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे करते हैं, काफी लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल ले लो ए और एक पार्टिकल ले लो बी, क्या ये दोनों शुरुआत में रेस्ट पे थे, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रखा है। ठीक है, ए ने बी को अट्रैक्ट किया और बी ने ए को अट्रैक्ट किया, बी जो है ए पे फोर्स लगाएगा, है ना, और ए बी पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर आप इस टाइप से एक सिस्टम मान लो, ऐसे अगर आप ऐसे सिस्टम मान लो एक, तो आप बोलोगे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, याद करो एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास को मैं m लिख देता हूं इंटू ACM लिख देता हूं, नेट फोर्स कितनी थी 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर मान लो किसी चीज का एक्सेलरेशन 0 है तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, तो VCM क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको पहले पता है, पहले मतलब स्टार्टिंग में तो बोला था दोनों रेस्ट पे हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, अगर आप कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला पता है ना m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर आप दोनों के जो सेंटर ऑफ मास आएगा दोनों का कंबाइंड सिस्टम का, आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की थी वो थी 0। मैं सिंबल u ले रहा हूं क्योंकि u इनिशियल के लिए यूज करते हैं। तो अगर UCM 0 था, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 थी, और हम कह रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं, मतलब जितनी पहले थी उतनी बाद में भी रहेगी। इससे ये इंप्लाई होता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हर टाइम पे कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोल रखा है अ बॉय ऑफ मास 20 kg is standing on a 80 kg free to move long cart. There is negligible friction between the cart and the ground. Initially the boy is standing at 25 meter from the wall. If he walks 10 meter on the cart, then the final distance of the boy from the wall will be. ठीक है, चलो करते हैं। मैन प्लस प्लैंक क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने बहुत सारे, वही क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं इसको। ठीक है, मैन प्लस प्लैंक या मैन प्लस कार्ट कैसे करते थे क्वेश्चन, देखो ये मैन था, मान लेते हैं किसी प्लैंक पे है, ये मैन हो गया, मैन का मास 20 kg और प्लैंक का मास 80 kg, तो ये 20 kg हो गया, ये प्लैंक हो गया, ये मान लेते हैं ग्राउंड पे रखा है, या कार्ट हो गया, मैं तो प्लैंक ही मान लेता हूं, इसका मास कितना हो गया 80 kg हो गया। ठीक है, चलो अब इसने बोला दीवार को अभी बनाते नहीं है, बाद में बना लेंगे। इफ ही वॉक्स 10 मीटर ऑन द कार्ट, ऐसा समझ लो ये जो प्लैंक है, प्लैंक की लेंथ कितनी है 10 मीटर है, तो ऐसा समझ लो कि 10 मीटर चलता है प्लैंक पे। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना अपन, अगर ये आगे चलेगा तो प्लैंक पीछे चलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ओवरऑल नेट फोर्स इस सिस्टम पे क्या है 0 है ना, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो रुका रहेगा, क्योंकि इनिशियली दोनों के दोनों किस पे थे, रेस्ट पे थे, ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था, मतलब सेंटर ऑफ मास रुका रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते थे, याद करो एक फॉर्मूला पढ़ते थे अपन, 0 इज इक्वल टू m1
डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक बॉय है और एक कार्ट है, तो यहाँ पे दो टर्म्स आने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, जो मैन था, मैन का मास कितना था 20 kg। कितना आगे चला मैन? 10 मीटर चला, तो 10 मीटर चला आगे तो 10 लिख दो, प्लस 10 लिख दो। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन जब ये आगे चलेगा, ये प्लैंक भी तो चलेगा पीछे। अगर प्लैंक रुका रहता तो ये 10 मीटर चलता आगे, लेकिन प्लैंक जो है, प्लैंक भी चलेगा तो प्लैंक पीछे की तरफ चलेगा। तो प्लैंक कितना चला होगा? मान लेते हैं पीछे चल रहा है तो -x चल गया। मैन चला 10 मीटर आगे और प्लैंक कितना चला? x पीछे चला, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, प्लस यहां कितना हो गया 80। प्लैंक चल गया पीछे तो -x लगा दिया। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा 10 - x। मैं 20 से डिवाइड कर लेता हूं, 10 - x। 20 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां 4 इंटू -x आएगा। ठीक है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और सब कुछ मीटर में दे रखा है तो 2 मीटर हो गया। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैन 10 मीटर आगे चलता है तो प्लैंक जो है 2 मीटर पीछे खिसक जाएगा। तो अब ऐसे समझो, मैन अगर प्लैंक रुका रहता तो मैन कितना चलता? 10 मीटर आगे। लेकिन वो तो तब है जब प्लैंक रुका रहता। प्लैंक भी तो खिसक गया पीछे, कितना? 2 मीटर। तो मैन कितना चला होगा? मैन यहां पे पहुंचता, इस जगह पहुंचता, लेकिन ये प्लैंक के पीछे आ गया 2 मीटर, तो मैन इफेक्टिवली कितना चला? मैन चला होगा 10 और प्लैंक कितना है पीछे 2, तो 10 - 2, तो मैन कितना चला होगा आगे? 8 सेंटीमीटर। बताओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। ये कह रहा था कि जो बॉय था ये 25 मीटर था। कहां से? एक दीवार से। तो पहले 25 मीटर पे था, 10 मीटर अगर आगे चलता, ठीक है, अगर प्लैंक रुका रहता तो 15 पे आ जाता, लेकिन 10 मीटर नहीं चला। ये तो चला कितना? 8 चला, क्योंकि प्लैंक भी तो आगे है 2 मीटर पीछे, तो ये तो 8 मीटर चला। तो मैन जो था वो 8 मीटर ही आगे चल पाया। तो 8 मीटर आगे चल पाया, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? देखो 17 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मैन कितना चला है? 8 आगे। तो ये मेरी दीवार थी, ठीक है, ये मैन था। ये दूरी कितनी थी? 25। मैन कितना चला है? मैन तो 8 ही चला है। ये डिस्टेंस कितना है? 8 है। तो दीवार से कितना होगा? 17 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 17, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन का एक टफर वर्जन है। अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए। आपको दे रखा है एक स्क्वायर प्लैंक, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर प्लैंक दे रखा है, ठीक है, आपसे बोल रखा है एक स्क्वायर प्लैंक है, उसका मास कितना है 100 kg और इसकी एच लेंथ कितनी है 20√2। स्क्वायर है ना, तो एच लेंथ, एच कितनी दे रखी है 20√2 दे रखी है। इस प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, 2 persons ईच ऑफ मास m2 एंड m3 इक्वल टू 50 kg। ये दो लोग हैं, दिख रहा है, भाग रहे हैं, एक y एक्सेस के लॉन्ग भाग रहा है और एक x एक्सेस के लॉन्ग भाग रहा है। आर एट द कॉर्नर ऑफ अ प्लैंक, पहले यहां से स्टार्ट किए, एक इधर भागा एक इधर भागा, ठीक है। 2 persons begin to walk on the plank along 2 different paths as shown. What is the magnitude of displacement of the plank? ठीक है, मैन प्लस प्लैंक क्वेश्चंस में क्या होता था? मैन सीधे भागता था, प्लैंक पीछे चलता था। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। अब ये 2D का क्वेश्चन बन गया। एक मैन भाग रहा है अलोंग y एक्सिस और एक कहां भाग रहा है? अलोंग x एक्सिस। तो तरीका वही होगा, हम x नहीं यूज करेंगे, हम r यूज करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे अपन क्वेश्चंस करते थे ना, हम लिखते थे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। तो यहाँ पे एक्चुअली मोशन 2D में हो रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर प्लस m3 डेल्टा r3 वेक्टर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो रुका रहेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पे, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। और यहाँ मैंने 3 क्यों लिखे, 3 टर्म्स क्यों लिखे? क्योंकि आप देख सकते हो 2 मैन है और एक आपको प्लैंक दे रखा है, ठीक है। चलो तो ये ऐसा हो जाएगा। अब जल्दी से देखो, प्लैंक का मास कितना है 100 kg, एच लेंथ कितनी है 20√2। दोनों पर्सन का मास कितना दे रखा है 50 kg, ठीक है। तो पहले इस पर्सन को देखो, अगर ये जो प्लैंक है ये रुका रहता तो पर्सन कितना चलता है एक्स में? पर्सन कितना चल जाता? इसकी लेंथ कितनी है? एच लेंथ 20√2, तो ये कितना चल जाता? 20√2। कौन से डायरेक्शन में? आई कैप में। अगर ये प्लैंक रुका रहता तो ये पर्सन कितना चल जाता? 20√2 जे कैप में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मास कितना था पर्सन का 50, अगर प्लैंक रुका रहता तो ये कितना चल जाता? 20√2 आई कैप। लेकिन अभी तो प्लैंक चल रहा होगा, जैसे ये चलना स्टार्ट करेंगे प्लैंक भी चलेगा। तो ऐसा मान लेते हैं प्लैंक कितना चला? आर वेक्टर चल गया मान लेते हैं। तो मैन इतना चला और प्लैंक इतना चला, तो मैन ओवरऑल कितना चलेगा? 20√2 आई कैप प्लस आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है प्लैंक की।
प्लस दूसरा मास जो था वो कितना था 50, ये बन जाएगा 20√2 जे कैप, क्योंकि ये वाई में चल रहा था और क्योंकि यहां प्लैंक भी चल रहा है तो आर वेक्टर भी लिखेंगे अपन, ठीक है। प्लस तीसरा मास किसका था, प्लैंक का था। प्लैंक का मास आपको दे रखा था 100 kg और प्लैंक कितना चला, आर वेक्टर देख लो, ठीक है। प्लैंक का मास 100 kg था, बाकी सबका 50 था, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब अपन को सॉल्व करना है, क्या मैं 50 से डिवाइड कर लूँ, 50 से अगर मैं डिवाइड कर लूँगा तो ये बन जाएगा 20√2 आई कैप प्लस आर वेक्टर प्लस 20√2 जे कैप प्लस आर वेक्टर, ठीक है। 50 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 2r वेक्टर, 2r r और r, ये कितना बन जाएगा 4r वेक्टर, ठीक है। और ये वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो कितना बन जाएगा, माइनस बाहर निकाल दिया, 20√2 आई कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब r वेक्टर निकालना है तो कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देते तो कितना होगा, -5√2 आई कैप माइनस 5√2 जे कैप। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है, देखो आई कैप भी नेगेटिव है, जे कैप भी नेगेटिव है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। ये थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा क्योंकि एक मैन इधर भाग रहा है और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग भाग रहा है, तो प्लैंक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ शिफ्ट होगा और दिख भी रहा है, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बतानी है, ये तो वेक्टर आ गया है ना, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, √a² + b² कर लोगे तो कितना आ जाएगा, √5√2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5√2 × √2, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर। आंसर मेरा कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मेरा 10 मीटर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा है, इस पे मल्टीपल टाइम जेईई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो कंसेप्ट होता है ये अपन क्लास में ही पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है इसमें 2 मासेस हैं, पहले मास की वैल्यू दे रखी है Fm और दूसरे मास की वैल्यू दे रखी है 1 - F × M, ठीक है। F एक कांस्टेंट है जो 1 से छोटा है, दे आर इन आउटर स्पेस, ये भी दे रखा है। आउटर स्पेस मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। They are at a distance r from each other. They move in circular orbits about their center of mass with angular velocities ω1 for m1 and ω2 for m2. In that case, चलो देखते हैं। तो ये एक मास बना लो, ये एक मास बना लो इस टाइप से, ये एक मास हो गया m1, ठीक है, और ये एक मास हो गया m2, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कौन सा भारी है, तो मैं एक काम करता हूं, अज्यूम कर लेता हूं m2 भारी है, तो m2 अगर भारी होगा तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होता है, एक चीज अपन पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स का अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 ऑब्जेक्ट्स होता है। तो m1 m2 जो है उसको ये वाली जो लाइन है ये ज्वाइन कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसी लाइन पे होगा, ठीक है। ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास हो गया इन दोनों का। अब ये कह रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ मास के बाद घूम रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो m1 जो है m2 को अट्रैक्ट करेगा, कितनी फोर्स लगाएगा, F लगाएगा, और m2 m1 को लगाएगा फोर्स F। तो आप बोलोगे नेट फोर्स जो होगी, अगर आप इस पूरे को सिस्टम ले लो तो आप बोलोगे नेट फोर्स है ना, किस पे, सिस्टम पे, ये कितनी है, 0 है। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी है, तो 0 है। समझ पा रहे हो, कोई डाउट तो नहीं है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 है। अब ये कह रहे थे कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तो क्या होगा, ये सर्कल कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट और ये भी सर्कल कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मान लेते हैं घूमते 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 ये घूमते घूमते मान लेते हैं यहां कहीं आ गया, ऐसे ये हो गया m1, और ये घूमते 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 यहां पे कहीं आ गया, इसको बोलेंगे m2, ठीक है। ये m1 आ गया, ये m2 आ गया, ठीक है। अब आप देखो सेंटर ऑफ मास जो था इनका यहीं पे था, इस पोजीशन पे था, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है ये रेस्ट पे था, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये इसने लिखा था। अगर आप देखो ये घूमते 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 यहां पे आ गया, ये घूमते घूमते यहां पे आ गया, तो आप देखोगे कि सेंटर ऑफ मास तो हिल ही नहीं सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स कितनी है, 0 है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर ये कुछ एंगल घूमा है, मान लेते ये एंगल कुछ थीटा घूमा,
कुछ टी टाइम में, टाइम कितना लगेगा मान लेते हैं टी टाइम, तो ये थीटा एंगल घूमा तो इसको भी थीटा घूमना पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे, है ना, इसको भी थीटा घूमना पड़ेगा, इसलिए घूमना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास को यहीं रखना पड़ेगा, है ना। अगर ये थीटा से ज़्यादा एंगल घूम गया, ये थीटा से कम एंगल घूमा, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, वो इस पोजीशन पे नहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी पोजीशन पे रहना चाहिए, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। अगर ये ज़्यादा एंगल से घूम गया, ये कम एंगल से घूम गया, तो सेंटर ऑफ मास इनका यहाँ पे नहीं रहेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट अगर हो गया, इसका मतलब ये है कि शिफ्ट तो तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी इस पे, या नेट फोर्स लगेगी। नेट फोर्स तो लगी नहीं रही, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, जितना एंगल ये घूमेगा उतना एंगल इसको घूमना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास को यहीं पे रखने के लिए। तो अगर आप देखो तो थीटा सेम है दोनों का और टाइम भी सेम लगा, तो आप बोलोगे ओमेगा जो होगा दोनों का सेम होगा। ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा, दोनों का ओमेगा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है इसमें रुका रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रही। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। और यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं बी और सी, तो हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, तो इतनी जल्दी टिक नहीं लगाते। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 मेरे को निकालना भी पड़ेगा, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे, निकाल के देख भी लेते हैं। एक काम करते हैं, m1 यहाँ पे आ गया, m2 यहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, ऐसे फोर्स लग जाएगी, ठीक है। तो m2 पे निकाल लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, है ना। m2 पे कितनी फोर्स लग रही थी, F लग रही थी। ये जो फोर्स है, क्या ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रही है ना, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ये फोर्स। तो आप लिखोगे ये जो फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो आप बोलोगे ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखोगे m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, लेट अस से इसका रेडियस कितना था r2, ठीक है, इसका रेडियस कितना था r1, तो m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा r2। ये जो फोर्स लग रही है ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू r2। और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो G m1 m2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, r1 प्लस r2। इसको मैं बोल देता हूँ d, बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसको मैं बोल देता हूँ d। तो G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, m2 ओमेगा स्क्वायर। अब याद करो सेंटर ऑफ मास में अपन एक चीज पढ़ते हैं, m2 मास का सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, m1d अपॉन m1 प्लस m2, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो m1 m2 कैंसिल, m1 m2 कैंसिल, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ g इंटू m1 प्लस m2 अपॉन d क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। और m1 प्लस m2 अगर आप देखो तो m1 दे रखा था ये, m2 ये दे रखा था, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट जी एम अपॉन डी क्यूब, इस टाइप से कुछ बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एफ वाला टर्म ही नहीं आ रहा, यहाँ पे एफ वाला टर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, चलो आगे चलते। चलो अगला क्वेश्चन वैसे ही कंसेप्ट के ऊपर, आपको दे रखा है इसमें स्पेरिकल कैविटी। स्पेरिकल कैविटी मतलब अब ये 3D ऑब्जेक्ट बन गया है, स्पेयर हो गया है, ठीक है। सेंटर्ड एट O ऑफ रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ रेडियस R। ये पूरा यूनिफॉर्म स्पेयर था, ठीक है। इसका सेंटर ये होगा जैसे कि दे रखा है, इसमें से इतना पार्ट हमने क्या कर दिया, कट कर दिया है, इसमें से इतना पार्ट मैंने कट कर दिया है। तो मेरे से क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है देन R कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द इक्वेशन। चलो तो यहाँ पे इसको करने के लिए, इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको क्या मान लेते हैं y एक्सिस और इसको क्या मान लेते हैं x एक्सिस। अब डायरेक्ट करते हैं, बताओ पहले ये पूरा गोला होगा, ठीक है, पहले ये पूरा स्पेयर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, तो इसको 0,0 लिख लेते हैं। क्या चीज हमने हटाई है, इसको हटाया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्या ये कोऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं, बताओ। ये पूरा रेडियस r है, ये पूरा r होगा, ठीक है। ये पूरा आपको दे रखा है 1 यहां से यहां तक, ठीक है, ये पूरा आपको 1 दे रखा है, तो ये भी 1 होगा, ये 1 है, ये भी 1 होगा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी बताओ, r थी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला
क्या इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो? ये पूरा 2 था, ये r था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 माइनस r हो जाएगा। तो आप लिखोगे इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 2 माइनस r, 0, है ना। और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ओरिजिन किस साइड है, तो 2 माइनस r, 0 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये डिस्टेंस था 1 और ये डिस्टेंस था r। ठीक है, ये 1 था, ये r था, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? r माइनस 1, 0। तो बेसिकली मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैंने जो स्पेयर था उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाले, जो कि ओरिजिन मान लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, जो नया सेंटर ऑफ मास आया वो कह रहा है g पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे थे? 2 माइनस r, माइनस के साथ, 0। और इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मैंने। ये जो आपके पास कैविटी बनी, कैविटी का जो सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। कितना आ गया? r माइनस 1, 0। ठीक है, चलो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक इक्वेशन बतानी है कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं। तो अपन क्या करेंगे, XCM का फॉर्मूला क्या होता था? m1 x1 प्लस m2 x2, इस टाइप से कुछ होता था। ठीक है, अब एक चीज जल्दी से बताओ, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? 1D, 2D की 3D? 3D है, तो डेंसिटी को लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, चलो करते हैं। अब शुरुआत में मेरे पास एक स्पेयर था। ठीक है, शुरुआत में मेरे पास एक स्पेयर था, उसका मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? सेंटर ऑफ मास का 0 था, ये था शुरुआत में, ये था। इसमें से मैंने इसको हटा दिया, मतलब मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस इसका मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी होगी इसकी? इसका रेडियस कितना दे रखा था? 1 दे रखा था, तो 4/3 पाई 1 का क्यूब। ठीक है, अब देखो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? r माइनस 1, तो क्या लिखोगे आप? r माइनस 1 अपॉन रो 4/3 पाई r क्यूब माइनस रो 4/3 पाई 1 का क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और वो तो हमें ऑलरेडी पता है, वो कितना है? वो तो g पे था, और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे थे? माइनस ऑफ 2 माइनस r, तो आप इसको लिखोगे माइनस ऑफ 2 माइनस r आएगा। ठीक है, ये पूरा तो बन गया 0। ठीक है, रो 4/3 पाई, रो 4/3 पाई, रो 4/3 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ r माइनस 1 अपॉन, यहां कितना बन जाएगा? r क्यूब माइनस 1 क्यूब। बताओ, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये बन जाएगा 2 माइनस r। अब जल्दी से बताइए, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ऊपर मेरे को दिख रहा है r माइनस 1, तो r माइनस 1 ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो इसको मैं अगर इधर मल्टीप्लाई करूं तो बन जाएगा 2 माइनस r इंटू आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 1 बन जाएगा। जैसे कैंसिल हो गया था, ये इस साइड चले जाएगा, तो यहाँ पे 1 बनेगा। तो क्या बन गया? 2 माइनस r इंटू आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 2 माइनस r इंटू आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ जाते हैं अपन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो यहां पे बोल रखा है, कुछ डिस्क दे रखी है अपने को, जेई मींस का ही क्वेश्चन है ये। कुछ डिस्क मेरे को दे रखी है। ठीक है, 7 आइडेंटिकल डिस्क दे रखी है, each of mass m and radius r are welded symmetrically as shown. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing to the point P. ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, समझ पा रहे हो? ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस कहां से पास कर रही है? ये एक्सिस पास कर रही है पॉइंट P से, और ये इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। देखो लिखा है ना, एक्सिस समझनी बहुत जरूरी है कि किस एक्सिस के अबाउट कह रहा है। अबाउट द पॉइंट P एंड नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, क्योंकि डायग्राम एक कंफ्यूजिंग बना रखा है, एकदम कंफ्यूजिंग, लगता है कि एक्सिस ये है, फिर लगता है कि एक्सिस हो सकती है प्लेन में है, लेकिन साफ साफ बोल रखा है कि पी पॉइंट से पास कर रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सिस हो गई। मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ये एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस के अबाउट आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालें? ये क्या है? ये तो डिस्क है, हर एक डिस्क का मास कितना है? m है, तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मुझे इसके अबाउट निकालना है। अगर किसी तरीके से मुझे पता लग जाए इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देता हूं
इसको मैं बोल दूंगा ICM, क्योंकि ये जो पूरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब का सेंटर ऑफ मास मिला के यहीं पे आएगा, ठीक है, इन सब का सेंटर ऑफ मास एकदम यहां पे आने वाला है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ICM और मुझे निकालना है यहां पे, तो ये ICM हो गया और ये I हो गया। ये दोनों एक्सेस जो हैं आप देख सकते हो, ये दोनों एक्सेस पैरेलल हो गई और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा r, तो ये दोनों एक्सेस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, 3r। तो अगर ICM पता लग गया तो I भी पता लग जाएगा पैरेलल एक्सेस थ्योरम से, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे करें, ICM निकालना है, ICM कैसे निकालेंगे बताओ। ये डिस्क जानते हो बीच वाली, ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा जल्दी से बताओ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इस एक्सेस के अबाउट जिसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो डिस्क है इसका अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आएगा, इसका आएगा mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये बन जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन मुझे तो इसके अबाउट निकालना है, तो ये दूरी पता होनी चाहिए, दूरी कितनी है, ये दूरी है 2r, तो क्या लगाएंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम, तो m इंटू कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 4r स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका मैंने निकाल लिया है। वैसे ही इस डिस्क का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकाल लिया था, खुद के अबाउट था mr स्क्वायर बाय 2 और मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दिया, m इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू 2r थी तो 2r का स्क्वायर। और ऐसी कितनी डिस्क हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये जो टर्म है 6 बार आएगा, तो प्लस, तो ICM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा 6 बाय 2 mr स्क्वायर, ये बन जाएगा 6 बाय 2 mr स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, तो ये बन जाएगा 24 mr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 3 बन जाएगा और ये तो 27 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 55 mr स्क्वायर बाय 2, मेरा आंसर आ जाएगा 55 mr स्क्वायर बाय 2। वो भी ऑप्शन में दे रखा है लेकिन वो आंसर नहीं है, वो होगा इसके अबाउट, वो एक्चुअली ICM निकला है, ठीक है। वो आपको इसलिए डाल रखा है ताकि काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूजन करें, एक्सेस ये मान लें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मार्क करके आ जाए, लेकिन ध्यान रखना मेरी जो एक्सेस है वो तो ये है, तो ये और ये अभी इसके बीच में पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना बाकी है। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम अगर लगाएं तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू ICM प्लस टोटल मास बताओ, टोटल मास कितनी डिस्क है 7 है तो 7m, और दूरी कितनी थी इस एक्सेस और इस एक्सेस के बीच में दूरी कितनी थी 3r, तो 3r का स्क्वायर। ICM कितना हो गया 55 mr स्क्वायर बाय 2 प्लस यह बन गया 7m, यहां कितना बन जाएगा 9r स्क्वायर। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी बन जाएगा 63 और कितना हो जाएगा 126 और 50 करेंगे तो 176, मतलब 181 mr स्क्वायर बाय 2, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा I का 181 mr स्क्वायर बाय 2, और ये भी ऑप्शन में, तो मेरा डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2 बार पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना पड़ रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहना है इस क्वेश्चन में, इसको पढ़ते हैं एक बार। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, ये आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC दे रखा है, ठीक है, ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, DE और F ये आपको दे रखे हैं मिड पॉइंट्स, एंड G इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, जो इसका सेंटर होगा वही सेंट्रॉइड भी होता है, हमें पता है क्योंकि इक्विलैटरल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू G एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल इज I नॉट। इफ द स्मॉलर ट्राइंगल DEF इज रिमूव्ड देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर अबाउट द सेम एक्सेस इज, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपके पास ये इक्विलैटरल प्लेट थी, ट्राइंगुलर प्लेट थी, ठीक है, DEF यहाँ पे जो थे वो मिड पॉइंट्स थे। ये कह रहे हैं कि हमने ये जो ट्राइंगुलर प्लेट थी ये वाली DEF, इसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो आपके पास ये बचेगा और ये बचेगा, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा। अगर पहले इस पूरे ट्राइंगुलर प्लेट का इस एक्सेस के अबाउट I नॉट था, तो आइए इसको करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ये आपके पास एक ट्राइंगुलर प्लेट थी, है ना, इक्विलैटरल, इसका मास मान लेते हैं m और इसकी साइड मान लेते हैं a, ये इसका सेंट्रॉइड होगा जिसको अपन G बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सेस है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I नॉट, क्वेश्चन में दे रखा है, तो जो I नॉट होगा वो कितना होगा, I नॉट, आप जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमेशा mr स्क्वायर करके आता है ना, तो मास इसका m है और साइड इसकी a है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा ma स्क्वायर, और साथ में कुछ और भी आएगा। अब साथ में कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमें नहीं पता, तो हम उस कांस्टेंट को एक काम करते हैं k मान लेते हैं, वो कांस्टेंट कितना आएगा k आएगा,
तो k क्या है, कांस्टेंट है, ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने ये वाले मास को हटा दिया है, तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर आप देखो ये जो आपको दे रखा था, ये वाला जो पोर्शन है जिसको आपने हटाया है, तो इस टाइप से हटाया आपने, क्योंकि ये मिड पॉइंट था। तो आप देखोगे जैसे ये ट्रायंगुलर प्लेट थी, ऐसे ये ट्रायंगुलर प्लेट थी इक्विलैटरल, तो आप देखोगे इस प्लेट का मास m/4 होगा, क्योंकि ऐसी 4 प्लेट है ना, 1 2 3 4, तो इसका मास कितना होगा, m/4। ठीक है, और इसकी साइड कितनी हो जाएगी, a/2, क्योंकि पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, मिड पॉइंट है, a/2 a/2 a/2, इसकी साइड कितनी हो जाएगी, a/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मान लेते हैं ये सेम पॉइंट होगा जो सेंट्रॉइड होगा, जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो इसका भी सेंट्रॉइड होगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इसको मान लेता हूं मैं I। तो I कितना होगा, आप लिखोगे I कितना होगा, मास कितना हो गया, जल्दी से बताओ, मास हो गया m/4 और साइड कितनी हो गई, a/2, तो mr² के फॉर्म का होगा, mr² के फॉर्म का होगा, तो मास कितना हो गया m/4 और साइड कितनी हो गई a/2, तो mr², और कितना होगा, कांस्टेंट हमें नहीं पता, तो कांस्टेंट को k मान लेते हैं, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k ma² अपॉन कितना हो गया 16। तो आप लिख सकते हो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I0/16 होगा। ठीक है, क्योंकि k ma² की वैल्यू I0 है। तो अभी तक हमें ये पता लगा कि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I0/16 होगा। कितना होगा, I0/16 होगा, और इसका होगा I0। अब ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि DEF को हमने हटा दिया, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर का आपको बताना है। तो बस इस पूरे ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, I0, और इसको आपने हटाया क्योंकि मास हो गया था 1/4 और साइड हो गई थी 1/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपने निकाला तो इसका आ रहा है I0/16। तो आपने इसको हटा दिया है, तो आप कह दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस हो गया होगा, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 15 I0/16, ये आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 15 I0/16। चलिए आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा एक फॉर्मूला I = mk², है ना, k क्या होता था, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एक काम करते हैं, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तो क्वेश्चन में बस ये पढ़ो कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक यूनिफॉर्म रॉड का, इसकी लेंथ दे रखी थी L, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। मतलब ये एक रॉड बना लेते हैं, ठीक है, ये एक रॉड बना ली मैंने, पॉइंट कहां पे है, ये सेंटर था, सेंटर और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब ये एक्सिस आपको दे रखी है, ये एक्सिस, ये दूरी कितनी हो गई बताओ, ये दूरी आपकी हो गई L/4, ये दूरी L/4 हो गई। इसके अबाउट आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ICM कितना होता था, ICM होता था ml² अपॉन 12, इसके अबाउट निकालना है। तो ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल हैं, तो I = ICM प्लस md², ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इस टाइप से कुछ हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताओ, ml²/12 प्लस m L/4 का होल स्क्वायर, तो L/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ml²/16 हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बन जाएगी 28 ml² अपॉन 12 × 16, तो 4 से अगर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 7, तो कितना बन जाएगा 7 ml² अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 7 ml² अपॉन 48 आ जाएगा। ये तो बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब याद करो एक फॉर्मूला था I = mk², तो I = m × k², k को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 7 ml² अपॉन नीचे 48, m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी L√7/48, ठीक है। तो मेरा आंसर सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब टॉर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। तो देखो एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास दे रखा है m, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है, इस टाइप से एक रॉड दे रखी है, ठीक है, और यहां पे एक हिंज दे रखा है, हिंज मतलब पाइवट दे रखा है यहाँ पे, the end is held vertically above the pivot and then release the angular acceleration of the rod when it makes an angle of
थीटा विद द वर्टिकल। कह रहा है कि ऐसे रॉड थी, इस रॉड को मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो इस टाइप से गिरती है, ऐसे आते 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 यहाँ पे आ जाती है। कितना एंगल बना रही है इस समय? थीटा एंगल बना रही है। तो आपसे क्या कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? याद करो एक फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क कैसे निकालें? इसका एफबीडी अगर बनाए तो इसका एफबीडी अगर बनाएंगे तो यहाँ पे mg लग रहा होगा। ठीक है, इसका मास कितना था m, तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होने वाली है? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, बताओ, l/2। टॉर्क का फॉर्मूला r परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद करो होता था r परपेंडिकुलर इंटू एफ। यहाँ पे कौन सी फोर्स टॉर्क लगा रही है? mg लगा रही है। तो ये था, अगर आप देखो ये हिंज था, यही रेफरेंस पॉइंट था, ये हो जाएगा r। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा l/2 साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा l/2 साइन थीटा। तो आप लिखोगे टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी l/2 साइन थीटा इंटू कितना? mg। ये बन गया टॉर्क। टॉर्क को आप लिख सकते हैं इक्वल टू आई अल्फा। तो ये बन जाएगा mg l/2 इंटू साइन थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना है, ये हिंज है, मतलब ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, एक्सेस ये, और ये जो एक्सेस है ये एंड पॉइंट से पास कर रही है। तो आप आई को लिखोगे ml²/3 लिखोगे इज इक्वल टू mg l/2 इंटू साइन थीटा। m और m कैंसिल हो गया, l और l कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू हो गई 3g/2l इंटू साइन थीटा। ये बन गया मेरा अल्फा। अल्फा की वैल्यू बन गई 3g/2l इंटू साइन थीटा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? मेरा आंसर सी वाला हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3g/2l साइन थीटा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं जेईई मेंस में आ चुका है 2019 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। बोल रखा है कि एल शेप्ड रॉड है, एल शेप्ड रॉड आपको दे रखी है, मेड ऑफ थिन रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इज सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये एक एल शेप्ड रॉड थी, इसको एक रस्सी से लटका रखा है। ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये ए बी और बी सी बराबर दे रखे हैं। मैं एक काम करता हूँ, ए बी की लेंथ एल ले लेता हूँ और इसकी भी लेंथ एल ले लेता हूँ। द एंगल मेड बाय ए बी विद द डाउनवर्ड वर्टिकल। आपसे बोल रखा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास एक एल शेप्ड रॉड थी और इसको हमने एक रस्सी से ऐसे लटका रखा है। लटका रखा है मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब इस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है, ये एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक और चीज भी समझाऊंगा। ठीक है, देखिए जैसा कि हमारे पास डायग्राम जेईई मेंस वालों ने दे रखा है, वो ये दे रखा है, एक एल शेप्ड रॉड हमें लटका रखी है, यहां से रस्सी। तो ये बात तो पक्की है कि भाई इस रस्सी में तो टेंशन होगी, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ये लटकी होगी, टेंशन ऊपर खींच रही होगी इसको। ये रॉड की लेंथ मैंने एल मानी और इस रॉड की मैंने लेंथ एल मान ली। ठीक है, क्योंकि दोनों सेगमेंट्स की लाइन की सेगमेंट्स की लेंथ बराबर दे रखी थी, एंगल सबटेंडेड बीच में 90 था। अब यूनिफॉर्म रॉड है, वो भी बोल रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जल्दी से बताओ। बीच में यहाँ कहीं होने वाला है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होने वाला है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो आगे की तरफ। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए, जैसे मान लो डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन आए, इसमें जैसे डायग्राम दे रखा है, तो आप ब्लाइंडली उस डायग्राम पे भरोसा मत करना कभी भी, क्योंकि अगर आप भरोसा कर लोगे, लेके सॉल्व करोगे, तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए या आंसर आए ही ना। जैसे कि इन्होंने ये वाला डायग्राम दे रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला जो डायग्राम है ये गलत है, इसको आप लेके सॉल्व करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है डायग्राम। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी करके देखते हैं। देखो मैंने सेंटर ऑफ मास बना दिया है। ठीक है, रॉड्स आइडेंटिकल है तो इनका मास भी तो m होगा दोनों का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे mg लगा देते हैं और यहाँ पे mg लगा देते हैं। mg लग रहा होगा दोनों का नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे टेंशन लग रही है, तो ये जो रॉड है ये घूम नहीं रही है। ठीक है, ये रॉड घूम नहीं रही है। एक तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बन जाएगी कि टेंशन ऊपर लग रहा है और mg ये जो है ये नीचे लग रहा है, तो वहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो एंगल पूछा है, तो न्यूटन्स लॉ से हमारा काम यहाँ पे नहीं होगा, हमें यहाँ पे टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रॉड है ये घूम नहीं रही है, इसका मतलब इस पर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो मैंने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने बताया आपको, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा R। ठीक है, ये हो जाएगा R। टॉर्क के लिए याद कर रहे हैं
क्या होता था फॉर्मूला, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, तो ये आर है, तो अगर आप देखो ये सीधी लाइन बन जाएगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और सिमिलरली इसकी बात करूं तो ये सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये जो mg है इस रॉड को ऐसे घुमाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो mg है ये भी इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, तो रॉड घूम जाएगी। इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो mg और mg इसको दोनों ऐसे घुमाना चाहेंगे, तो ये रॉड घूम जाएगी, और रॉड अगर घूम जाएगी तो इस पर नेट टॉर्क जीरो कैसे हो सकता है? इसका मतलब कुछ ना कुछ डायग्राम में गड़बड़ है। तो एक काम करते हैं, इसका सही डायग्राम बनाते हैं। आओ इसका सही डायग्राम बना के देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसका असली डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो ये रस्सी बना दी, ये रॉड हो गई, और इस टाइप से ऐसे रॉड बना दी मैंने, ये इस टाइप से ऐसे रॉड बन गए, ठीक है। यहां पे टेंशन लगेगी, जैसे कि मैं टॉर्क ले रहा था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। सेंटर ऑफ मास मेरा कहां पे होगा, एकदम बीच में, तो mg ऐसे लग रहा होगा, क्लियर। इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा बीच में, तो mg ऐसे लग रहा होगा। इस लाइन को ऐसे मैं एक्सटेंड कर देता हूं। तो बच्चों देखो, दोनों का जो डायग्राम है, ये वाला जो जेईई मेंस ने दिया है और ये जो मैंने बनाया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें आप देख सकते हो कि दोनों का जो mg है ये एक ही साइड है, दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन की एक ही साइड है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे इस mg के कारण ये जो रॉड है ये घूम जाएगी, और अगर आप यहां देखो तो दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अगल बगल है, तो होगा क्या कि ये जो mg है ये इसको इधर घुमाना चाह रहा होगा इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, और ये जो mg है ये इस रॉड को इधर घुमाना चाह रहा होगा, तो दोनों का टॉर्क बैलेंस हो जाएगा, तभी ये रॉड रुक पाएगी। तो कुल मिला के ये जो डायग्राम है इससे आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि एंगल नहीं निकल पाएगा। तो एक काम करते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, इस टाइप से एक लाइन खींच लेते हैं। ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा थीटा। अब बेसिकली हमें बस टॉर्क बैलेंस करना है, और इस कंडीशन में हो जाएगा टॉर्क बैलेंस। कैसे बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो गया l/2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया l/2। बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एंगल थीटा था तो ये बन जाएगा l/2 साइन थीटा। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा। अब देखो ये डिस्टेंस क्या आप निकाल सकते हो, ये तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, तो ये वाली डिस्टेंस l/2 हो जाएगी। तो ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला ऐसा, ये वाला ट्राइंगल इस टाइप से, ये ऐसे ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको। तो ये l/2 था, ये वाली जो साइड हो जाएगी, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी l/2 cos थीटा, ये वाली यहां से यहां तक ये जो साइड हो जाएगी l/2 cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। मुझे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए इतनी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी थी, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक थी l, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये जो ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को ऐसा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी l साइन थीटा आ जाएगी। ये लेंथ कितनी आ जाएगी l, ये एंगल थीटा था तो ये l साइन थीटा। तो बेसिकली मेरे पास यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये मेरा जो डिस्टेंस है ये मेरे पास आ चुका है। ये डिस्टेंस कितना था l/2 cos थीटा, ठीक है। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना था l साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2 cos थीटा माइनस l साइन थीटा। अब टॉर्क बैलेंस करते हैं। टॉर्क कैसे बैलेंस करेंगे बताओ, यहाँ पे इस रॉड पे mg की वजह से टॉर्क कितना आएगा, mg इंटू l/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे mg लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा mg, यहाँ लिखोगे आप, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l/2 cos थीटा माइनस l साइन थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। mg और mg क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3l/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू l/2 इंटू कॉस थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1/3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि डायग्राम आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर tan थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको फोर्स दे रखी है, फोर्स ऑफ माइनस एफ के कैप दे रखा है, एक्स ऑन ओ, द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1, -1, ठीक है।
ये कह रहा है कि जो फोर्स है ये ओरिजिन पे लग रही है और टॉर्क निकालना है किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर कहां से लेते हैं, आर वेक्टर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट क्या था, 1,-1 था, ओरिजिन नहीं है, 1,-1 है, तो आर वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, किस पॉइंट पे फोर्स लग रही थी, फोर्स लग रही थी ओरिजिन पे, और किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, 1,-1। तो आर वेक्टर अपन ऐसे निकालेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब, ओरिजिन का मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप, यहाँ पे फोर्स लग रही थी और रेफरेंस पॉइंट ये है, तो अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो 0 - 1 कितना हो गया, -1, 0 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। ये हो गया आर वेक्टर। फोर्स वेक्टर कितना दे रखा है मुझे, फोर्स वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको -f इंटू के कैप, ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको टॉर्क निकालना है, मतलब आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, टॉर्क वेक्टर कितना होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर की वैल्यू लिख लेते हैं, आर की वैल्यू कितनी थी, -i कैप प्लस जे कैप, और फोर्स की वैल्यू कितनी थी, -f इंटू के कैप, तो यहाँ हो जाएगा -f इंटू के कैप, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो माइनस इसको अब मैं अगर ऐसे एडजस्ट कर दूं तो ये बन जाएगा आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस एफ के कैप। ठीक है, एफ तो एक कांस्टेंट है, एफ को आप इधर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कितना होता है, आई क्रॉस के होता है -j, तो -j लिख लिया। ठीक है, फिर ये वाला माइनस आया जो यहाँ पे था, j क्रॉस के, j क्रॉस के कितना होता है, आई होता है, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शंस इन्होंने ये दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, तो -f आई कैप प्लस जे कैप, ये आंसर हो जाएगा। -f आई कैप प्लस जे कैप, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन करते हैं। A uniform rod of length L and mass m is swinging freely about a horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is omega. Its center of mass rises to a maximum height of, बोल रखा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी लेंथ L है, मास m है, ये स्विंग हो रही है फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डायग्राम बना के देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, ये एक रॉड है इस टाइप से, और ये जो एक्सेस है कहां से पास कर रही है, ये भी लिख लेते हैं एंड से, मतलब यहां पे ये हिंज हो गया, मतलब ये जो एक्सेस है ये ऐसी एक्सेस है, ये जो रॉड है ये इस टाइप से स्विंग कर रही है, ऐसे इस टाइप से स्विंग कर रही है। ठीक है, इस टाइप से स्विंग कर रही है, तो इसने बोला है कि इसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। ठीक है, मान लो अगर ये रॉड ऐसी होती, अगर आप इसको छोड़ते यहां से, तो स्विंग करते 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 ऐसे आती, और सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो इसने बोल रखा है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है। इसका कहने का ये मतलब है कि ये अपने लोएस्ट पोजीशन पे है इस समय, तो इस समय एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ, तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, अभी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो एक काम करते हैं, कुछ समय के बाद ये जो रॉड है ये यहाँ पे कहीं आ जाएगी, इस टाइप से कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था, इसका सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ कहीं था, तो इसका सेंटर ऑफ मास अब यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर आएगा। ठीक है, तो करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। क्या लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में, कौन सी फोर्स लग रही थी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो आप लिखोगे K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इस कंडीशन में जब रॉड मेरी बॉटम मोस्ट पोजीशन पे थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ आई। अब आई क्या लिखोगे, रॉड है और एक्सेस कहां से पास कर रही है, एंड से, तो क्या लिखेंगे ml²/3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ml²/3, तो ml²/3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बच्चों रेफरेंस चाहिए होता है, तो रेफरेंस एक काम करते हैं, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, ये इसको क्या ले लेते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब हो गया यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, जहां सेंटर ऑफ मास पहले था तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिख दो, इज इक्वल टू K फाइनल। अब यहां पे जाके रॉड मेरी रुक जाएगी, यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे रुक जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बाद में 0 हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे,
पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, ऐसा मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ हाइट तक राइज हो गया, तो हाइट कितनी हो गई, h हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, प्लस mgh, इस टाइप से कुछ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको h की वैल्यू बतानी है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 6g, ये आंसर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 6g, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जेईई मेंस का क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोल रखा है, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है कि यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है, रेडियस R दे रखा है, इस साइड मास m1 m2 लटका रखा है, m1 m2 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली होगा क्या, m1 जाएगा नीचे और m2 जाएगा ऊपर, और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, तो इसका मतलब m2 ऊपर जाएगा, m1 नीचे जाएगा, मतलब पुली भी घूमेगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रखा है इसके अंदर, द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग attached to the ends of the string, the system is released from rest, the angular speed of the wheel when m1 descends by h। ये बोल रहा है कि जब m1 h डिस्टेंस नीचे आता है तो आपको बताना है कि पुली की स्पीड कितनी होगी, एंगुलर स्पीड ऑफ द पुली या फिर व्हील, उसकी स्पीड आपको बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन थी कब, जब टाइम 0 था। ठीक है, अब m1 का मास ज्यादा था, तो m1 जो होगा वो थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो m1 को ऐसे बना लो, देखो m1 ये हो गया, ये m1 हो गया, कितना नीचे आ गया बताओ, h नीचे आ गया, ये h नीचे आ गया। अगर ये h नीचे आएगा तो ये h ऊपर जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये h ऊपर जाएगा, ये जो हो गया ये h हो गया। ये अगर नीचे आया तो ये ऊपर गया और पुली भी घूम जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो इस पूरे सिस्टम की अगर बात मैं करूं, ठीक है, तो मैं जानता हूं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगी, क्योंकि जो टेंशन है उसका वर्क डन किसी भी सिस्टम पे 0 हो जाता है, तो टेंशन का वर्क डन तो नहीं होगा। कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन होगा। तो आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको चलो वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस टाइप से करते हैं। अब देखना ढंग से, आंसर बहुत जल्दी आएगा। किसी सिस्टम पे टेंशन का वर्क डन क्या होगा, हमेशा 0। सिस्टम में क्या क्या ले रहा हूं मैं, देखो m1 m2 और पुली है ना, टेंशन का वर्क डन आएगा 0। अब ग्रेविटी का वर्क डन कैसे देखेंगे, देखो m1 गया नीचे तो ग्रेविटी भी नीचे लगी, तो वर्क डन क्या होगा, प्लस होगा, प्लस m1 इंटू जी इंटू एच। m2 कहाँ गया, ऊपर गया, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, माइनस m2 इंटू जी इंटू एच। ये क्लियर है, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो मास है जब ये यहां से यहां आएगा, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि इसको रिलीज किया था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब ये आएगा तो ये चल रहा होगा, इसकी वेलोसिटी v होगी, है ना, और इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, इसकी भी v होगी, और जो पुली है वो घूमने लग जाएगा ओमेगा से। ठीक है, इस टाइप से पुली घूमने लग जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखोगे, ये मास जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, फिर इस मास की क्या लिखेंगे, हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर, और पुली भी घूम जाएगा। पुली कितने से घूम जाएगा, ओमेगा से, तो आप लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां क्या आता था, डेल्टा के। डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो ये लिख दिया अपन ने, इनिशियल क्या थी 0 क्योंकि सिस्टम को रिलीज किया था। तो अपन यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बताओ, m1 माइनस m2, यहाँ ब्रैकेट में कितना हो गया, ब्रैकेट के बाहर आ गया gh। अब यहाँ लिखेंगे अपन हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक अजम्पशन मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो इसमें यहाँ कहीं भी नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, है ना, नो स्लिपिंग कंडीशन में v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो v इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, तो यहाँ पे हमें ओमेगा निकालना था और v की वैल्यू ओमेगा आर हो जाएगी, तो v को हटा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इस टाइप से अपन लिख दिया। तो एक काम करते हैं, 2 को इस साइड ले आते हैं, तो कितना हो गया, 2m1 माइनस m2 इंटू जी इंटू एच। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा m1 v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है ओमेगा आर, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस
आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मुझे निकालना है तो ओमेगा निकल आएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स m1 माइनस m2 GH अपॉन यहाँ नीचे आएगा m1 प्लस m2, यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर प्लस आई। इस टाइप से एक आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने किया तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मेरा इस टाइप से आ जाएगा 2m1 माइनस m2 GH m1 प्लस m2 r स्क्वायर प्लस आई। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 मासेस हैं, यहाँ पे एक 4 मासेस दे रखे हैं, सबका मास m दे रखा है, आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l, स्क्वायर की साइड l दे रखी है आपको। द स्क्वायर इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर्स। ये एक्सिस दे रखी है, जो स्क्वायर है इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई बॉडी कोई एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो क्या होता है, आई ओमेगा। तो यहाँ पे इस टाइप से डायग्राम मैंने यहाँ पे दोबारा से जनरेट कर लिया। ये मास m हो गया, ये एक्सिस है, इसके बॉडी घूम रहे हैं। बस क्वेश्चन तो 2 लाइन का है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। ओमेगा मुझे दे रखा है, आई बस निकालना है, आई हो जाएगा तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। आई कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ये एक्सिस थी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, 4 मास है, चारों का अलग अलग निकालेंगे। ये मास एक्सिस पे ही था, ये वाले मास की बात कर रहा हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 0, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस इसका 0 है। इस मास की अगर बात करूं तो ये जो मास है, ये देखो एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर की साइड l थी, तो ये अगर आप देखो तो ये तो डायगोनल होती है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2l होती है, तो mr स्क्वायर ये हो जाएगा। प्लस आप देखो ये जो मास है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका इतना होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है, 45, क्योंकि डायगोनल है, स्क्वायर है, तो ये भी कितना होगा, 45, ये 45। ये वाली लेंथ कितनी होगी, l, ठीक है। तो अगर आप ये वाली साइड निकालोगे तो ये वाली जो साइड आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, l cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, l/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी l/√2, ठीक है। तो आप लिखोगे m एक्सिस से कितनी दूरी पे था, m l/√2 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 मास है। देखो एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इसका भी इतना ही डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर ये वाला। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2ml स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बन जाएगा, ml स्क्वायर, क्योंकि नीचे आ गया 2 और 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, i की वैल्यू बन गई 3ml स्क्वायर। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3ml स्क्वायर, ये i इंटू ओमेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक स्मॉल पार्टिकल है, इसका मास m है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी लग रहा होगा इसमें, विद एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सेस। इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है v0, एंगल थीटा दे रखा था, xy प्लेन में प्रोजेक्ट किया है, और टाइम t इज लेस देन v0 sin थीटा बाय g। मतलब ये जो दे रखा है आपको, ये आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टकराने से पहले की बात कर रहा है ये। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मतलब इस पार्टिकल को ऐसे फेंका, वो कह रहा है कि टकराने से पहले इसका एंगुलर मोमेंटम बता दो अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे कहीं होगा, इस पॉइंट पे होगा, ये ओरिजिन हो गया 0,0, टकराने से पहले यहाँ कहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम बताना है, और एंगुलर मोमेंटम जो मुझे बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पार्टिकल यहाँ कहीं होने वाला है कुछ समय के बाद, यहाँ पे तो टाइम 0 पे था, तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x, y, इसको ओरिजिन मान रखा है ना, ये हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया, y एक्सिस, ये पार्टिकल हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो आंसर अगर आपको जल्दी लाना है तो ये कंसेप्ट देखो आप। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है dl/dt, और वेक्टर फॉर्म की अगर बात करूँ तो यहाँ वेक्टर लग जाएगा, इससे आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ इंटू dt, ठीक है, यहाँ वेक्टर लगा देंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट था इसका मास कितना था, m था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो mg हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो टॉर्क मुझे निकालना है। टॉर्क कैसे निकालते थे, याद करो, टॉर्क होता था
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, ये मेरा ओरिजिन है 0,0, mg जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं इस समय, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। मुझे पता है कि प्रोजेक्टाइल x में कितनी वेलोसिटी से चलता है, u cos थीटा से चलता है, और कितने समय के लिए चलेगा। यहाँ पे टाइम की वैल्यू t होगी, तो u cos थीटा से चलेगा और टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, t होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टॉर्क लिख लेते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और mg ऐसा है, ठीक है। तो टॉर्क कैसे निकालोगे, r क्रॉस f करके, ठीक है, r या r परपेंडिकुलर इनटू f करके निकाल लो। r परपेंडिकुलर ऐसा था और f ऐसा था, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा r परपेंडिकुलर हो गया u cos थीटा इंटू t, ये तो हो गया r परपेंडिकुलर, और ये हो गया mg, ठीक है। ये r परपेंडिकुलर और ये f। इसमें डायरेक्शन की भी बात कर रहा है तो हमें वेक्टर फॉर्म भी लिखना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हम इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। r ऐसा है, r परपेंडिकुलर, और f ऐसा है। मैं राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूं, r परपेंडिकुलर ऐसा है, फोर्स नीचे लग रही है, तो पाम रूल के अकॉर्डिंग जो टॉर्क आ रहा होगा वो इनसाइड दिस बोर्ड आ रहा होगा, मतलब माइनस के कैप में आ रहा होगा। तो माइनस के कैप डायरेक्शन के लिए मैंने लिख दिया माइनस के कैप, ये मेरा आ गया टॉर्क। यहां मैंने लिख दिया dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, dl इज इक्वल टू माइनस mgu cos थीटा dt, यहां लिख दिया मैंने k कैप। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। पहले एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जब ओरिजिन पे होगा तो 0, और बाद में l हो जाएगा 0 से t, तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस mgu cos थीटा, यहां पे एक t रह गया था, तो t dt का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, और यहां आ जाएगा k कैप। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली u नहीं दे रखा है इसने v नॉट दे रखा था, तो एक काम करते हैं, u की जगह v नॉट कर देते हैं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू माइनस mg, u की जगह आ गया v नॉट cos थीटा t स्क्वायर बाई 2 इंटू k कैप, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ये इस तरीके से अपन करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जैसे पार्टिकल का होता है अबाउट द ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करके करोगे तो आप देखना करके काफ़ी टफ हो जाएगा, तो इससे करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस एम जी वी नॉट कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, माइनस एम जी वी नॉट कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई 2 के कैप, ये हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों इसको पढ़िए, क्या कह रहा है, टू कोएक्सियल डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1 by 2 आर रोटेटिंग विद रिस्पेक्टिव एंगुलर वेलोसिटीज ω1 एंड ω1 by 2। I1 की है ω1 और I1 by 2 जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ω1 by 2। अबाउट देयर कॉमन एक्सिस, they are brought in contact with each other and thereafter they rotate with a common angular velocity if E1 and E2 are the initial and final energies, initial and E final are total final and initial energies, then E final minus E initial। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन मैं समझाता हूं। देखो दो डिस्क दे रखी थी, ये डिस्क थी, ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने दे रखा है I1, ठीक है, कितने से घूम रही थी, ω1 से। दूसरी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, I1 by 2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 by 2 और ये कितने से घूम रही है, ω1 by 2। ठीक है, हम इसको सेम सेंस में ही मान लेते हैं, सेम सेंस में घूम रही है। कुछ दे तो रखा नहीं है कि दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये इसने नहीं बता रखा, तो अपन सेम सेंस में मान लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि इस डिस्क को उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, तो ये तेज चल रही थी, ये धीरे चल रही थी, तो तेज वाली धीरे होगी और धीरे वाली तेज होगी। ठीक है, और फाइनली इनकी एंगुलर वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। तो इस टाइप से अपन बनाएंगे, देखो, तो अगर आप देखो इस टाइप से कुछ हो जाएगा, फाइनली ये दोनों के दोनों घूमेंगे, इनकी एंगुलर वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अगर आप देखो तो एक डिस्क ऐसे घूम रही थी, है ना, और दूसरी डिस्क को इसके ऊपर रख दिया, तो अगर आप पूरे सिस्टम पे बात करो तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगी, क्योंकि एक को ये धीरे करेगा, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि स्लिपिंग होगी। एक तेज चल रहा है और एक धीरे चल रहा है, तो एक जो तेज चल रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, वो कौन करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है। तो जो है ये वाली डिस्क इस पे लगाएगी और ये वाली डिस्क इस पे लगाएगी, तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो इसमें हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अब देखो कैसे करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, आई ओमेगा होता है, तो यहां कितना हो जाएगा आई वन ओमेगा वन। इसका कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई वन बाय टू और एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी ओमेगा वन बाय टू, इज इक्वल टू, जब ये दोनों एक एक्सेस के अबाउट आ जाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस तो कॉमन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I1 बाय टू ऐड हो गया, तो ये हो गया, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई ओमेगा, जो कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 5I1 ओमेगा 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3I अपॉन 2 इंटू कितना ओमेगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ I1 आ रहा है, तो I1 और I1 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 5 ओमेगा 1 अपॉन 6, ये आ जाएगी, मतलब कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 5 ओमेगा 1 बाय 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बार दोबारा चलते हैं तो देखते हैं, ई फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी और ई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, चलो तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे सिर्फ प्योर रोटेशन हो रहा है अबाउट अ गिवन एक्सेस, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। आई की वैल्यू कितनी थी बाद में 3I1 बाय टू, क्योंकि कॉमन एक्सेस हो गई थी, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ गया, हाफ आई, नया वाला ओमेगा कितना आया था देखो 5 ओमेगा 1 बाय 6, तो यहाँ लिखेंगे 5 ओमेगा 1 बाय 6, ये हो जाएगा। ठीक है, 5 ओमेगा 1 बाय 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बन गया 3I1 बाय 4, 5 का हो जाएगा 25 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 36, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, ये बन जाएगा 25I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 48, ये हो गया। अब इनिशियल निकाल लेते हैं, इनिशियल कैसे निकालेंगे, इनिशियल अगर आप देखो तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो इस डिस्क का था I1 और ओमेगा 1 से घूम रही थी, तो हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था I1 बाय टू, और ये कितने से घूम रही थी ओमेगा 1 बाय टू से, तो आ जाएगा ओमेगा 1 बाय टू का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से कुछ आएगा, तो कितना हो जाएगा I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ कितना आ गया 4 और 4 कितना हो गया 16। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 16, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना है, तो ये ई फाइनल था और ये ई इनिशियल था। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ रहा था 25I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 48 माइनस 9I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 16। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, यहाँ बन जाएगा 25I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बन जाएगा 27I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 48 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इस टाइप से मेरा आंसर आएगा माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर हो गया अपॉन 24, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 24। तो इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, देखो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चंस अपन रोलिंग के चालू कर रहे हैं, तो देखते हैं, करके देखते हैं। अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलिंड्रिकल रोलर ऑफ मास m is being pulled on a horizontal surface with a force F parallel to the surface and applied at its center. If the acceleration of the cylinder is a and is rolling without slipping, मतलब प्योर रोलिंग कंडीशन है, then the value of F is, चलो करके देखते हैं इसको। सॉलिड सिलेंडर है, याद रखना, मास कितना है m है, और फोर्स कहाँ लगाई है पैरेलल टू द सरफेस एंड अप्लाइड एट द सेंटर, मतलब ये ऐसा कह रहा है
देखो, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ऐसे एक फोर्स लगा रखी है जो इसके सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो अगर आप देखो इस फोर्स के कारण ये कहाँ चलना चाहेगा, आगे, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास का आगे, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। और प्योर रोलिंग तभी कर पाएगा जब ग्राउंड रफ होगा, तो ग्राउंड तो रफ होगा, तो जैसे ही आगे चलने की कोशिश करेगा तो ये वाला पॉइंट आगे भागने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, कौन सा, स्टैटिक वाला, क्योंकि प्योर रोलिंग की बात हो रही है। अब क्या क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ, पहले न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। एफ लगा आगे, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा पीछे, ठीक है, इसका मास हमने ले लिया m और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की ACM, ठीक है। अब अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास देखें तो ये जो फ्रिक्शन है इसको घुमा देगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये घुमा देगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, Fs इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया, Fs इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ध्यान देना, सॉलिड सिलिंड्रिकल रोलर है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, mr²/2 होता है, इंटू यहाँ लिखेंगे अल्फा, ठीक है। अब प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग के लिए अपन की एक और कंडीशन होती है, याद करो, ACM इज इक्वल टू अल्फा आर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ACM/r, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो Fs इंटू आर इज इक्वल टू mr²/2। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है ACM/r, बताओ ये और ये कैंसिल, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू ACM/2, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे फोर्स निकालनी है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2 कर रहे हैं अपन, 1 + 2 कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन तो कट जाएगा, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3m इंटू ACM/2, ठीक है। तो ये बन जाएगी 3m इंटू ACM/2, मतलब ACM को इन्होंने A बोल रखा है, तो कितना बन जाएगा, 3/2 ma। तो मेरा आंसर बन जाएगा 3/2 ma। यहाँ पे A ले रखा है इन्होंने सिंबल, लेकिन वो जो A है वो एक्सेलरेशन है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो 3/2 ma हो जाएगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट था, इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ये हमें पता नहीं है, ये प्योर रोलिंग करते 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 ऐसे प्योर रोलिंग करते 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 ऊपर गया, और बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट, कुछ मैक्सिमम हाइट तक चले जाता है ये, और ये जाके रुक जाता है, यहाँ पे इसकी v भी 0 हो जाएगी और ओमेगा भी 0 हो जाएगी, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा था। इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी वैल्यू इसने दे रखी है, इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 3v²/4g दे रखी है। तो बोल रखा है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप देखो प्योर रोलिंग करते करते आ रहा था, तो ये घूम भी रहा होगा, कितने से, ओमेगा से, तो ये यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम जानते हैं प्योर रोलिंग में कि जो फ्रिक्शन होता है ये लगता तो है, लेकिन जहाँ पे ये लगता है, जिस पॉइंट पे ये लगेगा, वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन तो 0 हो गया, यहाँ पे नॉर्मल का वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल जहाँ पे लगेगा उस पॉइंट की भी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। यहाँ पे कुल मिला के आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट जब चला यहाँ से यहाँ तक गया तो इस पे ग्रेविटी का वर्क डन हो गया, तो ग्रेविटी का वर्क डन हो गया, तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखूंगा मैं। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर गया तो लिख दिया -mgh। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, बाद में रुक गया तो फाइनल हो गया 0 माइनस इनिशियल। अब इनिशियल देखो, इनिशियल ये प्योर रोलिंग कर रहा था, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ते हैं 12m इंटू v² प्लस 12i इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग कर रहा है तो v/r लिख सकते हैं, इस टाइप से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू 12mv² प्लस 12i इंटू v²/r², ऐसा कुछ होने वाला है। h की वैल्यू कितनी थी बताओ, h की वैल्यू दे रखी है इसने 3v²/4g, तो h की वैल्यू इसने दे रखी है 3v²/4g, ये दे रखी है, इज इक्वल टू mv²/2 प्लस iv²/2r², ठीक है। g से g कैंसिल हो गया, ये 3/4 mv² हो जाएगा, और ये तो आपके पास आ जाएगा mv²/4 इज इक्वल टू iv²/2r², ठीक है। v² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी आपके पास mr²/2,
आई की वैल्यू आ गई mr²/2, तो आई की वैल्यू आ गई। अब याद करिए mr²/2 किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है, एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का तो नहीं होता, डिस्क का होता है, डिस्क का mr²/2 होता है, रिंग का नहीं होता, और हॉलो स्फीयर जो है हॉलो स्फीयर का भी नहीं होता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। याद करो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट कितना होता था, mr²/2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। A round uniform body of radius r and mass m and moment of inertia I rolls down without slipping. Pure rolling हो रही है about an on an inclined plane making an angle theta with the horizontal. Then its acceleration is, ठीक है, ये बना लो एक inclined plane, ये एंगल कितना हो गया थीटा। एक बॉडी है जो है प्योर रोलिंग करते करते यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, तो आप देखोगे ये ऐसे प्योर रोलिंग करते 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 ऐसे नीचे आ रही है। ठीक है, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, तो देखिए इसका एफबीडी बनाते हैं पहले। ठीक है, बताइए यहाँ क्या लग रहा होगा, ये तो अपन लोग जानते हैं mg का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, mg साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, mg कॉस थीटा। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ होगा इसका, नीचे की तरफ, क्योंकि mg साइन थीटा है, इसको नीचे लेके जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये आगे स्लिप करना चाह रहा है, ये आगे भागना चाह रहा है, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ, पीछे लगेगा। कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रही है, और ये जो फ्रिक्शन है ये इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको घुमा देगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया, अल्फा। चलो अब कैसे करेंगे, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। बताओ नीचे की तरफ क्या लगा, mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन कहाँ लगा, ऊपर, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ACM, ये आ गया। ठीक है, ये फोर्स बड़ी होगी ये छोटी होगी, तभी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप देखो अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, किसका टॉर्क आएगा, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस जीरो होगा। अगर आप देखो नॉर्मल जो है, अगर आप इसको रेफरेंस ले लो, तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये बन जाएगा r, है ना, r और f में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, तो नॉर्मल का भी टॉर्क नहीं है, नॉर्मल भी घुमा नहीं सकता है। कौन घुमाएगा, फ्रिक्शन घुमाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया r, और फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का जो है वो टॉर्क कितना आएगा, Fs इंटू आर, ये बन गया टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा होता है, तो आई इंटू अल्फा लिख देंगे। अब क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ACM इज इक्वल टू अल्फा आर, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन हो गई, तो ACM इज इक्वल टू अल्फा आर। तो अपन क्या करेंगे, Fs इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ACM बाय आर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, फ्रिक्शन की वैल्यू बन गई आई इंटू ACM बाय आर स्क्वायर, ये फ्रिक्शन की वैल्यू बन गई। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1 + 2 कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब 1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, आई ACM अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ACM, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ACM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ACM की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो ACM उधर से कॉमन आ जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो कितना आएगा, g साइन थीटा अपॉन 1 + I/mr स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 + I/mr स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, g साइन थीटा अपॉन 1 + I/mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्पेयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फिगर। ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बी इज द सेंटर एंड सी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो बच्चों स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, लोएस्ट पॉइंट है, तो ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई। बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी है तो सेंटर है, मतलब सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा क्योंकि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आई कैप, मान लेते हैं आगे जा रहा है तो आई कैप। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, 2v होती है, इसको आई कैप मान लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या कह रहा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है वीसी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, तो वीसी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर करें तो वीसी माइनस वी ए, वीसी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2v आई कैप। ठीक है, और वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर करेंगे, वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर, ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा,
वी आई कैप। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये कितना आ रहा है, वी सी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, ये कितना आ रहा है, टू वी आई कैप, और ये कितना आ रहा है, वी आई कैप। ठीक है, तो ये बन रहा है, अगर आप इसको डबल कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वी आई कैप हो जाएगा कि नहीं। तो आप बोल सकते हो कि वी सी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर इज इक्वल टू टू वी बी वैक्टर माइनस वी सी वैक्टर। ये तो करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, तो ये अगर करेक्ट है तो ये तो गलत हो जाएगा। वी सी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे, वी सी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर है, इसका अगर आप मॉड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, टू वी आ जाएगा। ठीक है, वी बी वैक्टर माइनस वी सी वैक्टर, वी बी वैक्टर माइनस वी सी वैक्टर, इसका अगर आप मॉड निकालोगे तो इसका मॉड कितना आ जाएगा बताओ, वी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डबल होगा वो इसके बराबर होगा, वही तो लिख रखा है यहाँ पे, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, वी सी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, इसका मॉड कितना आ रहा था, टू वी, और इसका मॉड कितना आ रहा था, वी, तो टू वी और यहाँ फोर वी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी और डी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस एपिसोड में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले हफ्ते नए ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, ब्रांड न्यू चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।